Hello viewers, welcome to my channel. So today we'll talk about middleware. So लास्ट वीडियो में देखा था हम लोगों ने मिडलवेयर के लिए बस एक चीज़ समझा था कि ये एक प्लग इन टाइप का होता है जो लास्ट वीडियो में यूज़ किया था अपने APIs को कॉल कराने के लिए जेसन डाटा से। ठीक है, तो वो था express.url included। अब इसको समझते हैं ये था क्या। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं वाइट बोर्ड पे और मिडलवेयर का वर्किंग समझते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये समझ में आएगा कि मिडलवेयर जैसे अपना एक्सप्रेस जेस काम करता है उसमें थोड़ा सा एक एक्सटेंशन ऐड करता है मिडलवेयर, और हमारे कोड को वर्किंग में कैसे लाता है वो चीज़ देखेंगे। तो एक्सप्रेस क्या बोलता है, तो एक्सप्रेस बोलता है कि एक क्लाइंट होता है हमारे पास, एक क्लाइंट होता है, वो क्या करता है, रिक्वेस्ट कर रहा होता है हमारे सर्वर से, और वो रिक्वेस्ट होता है गेट के फॉर्म में, और भी बहुत सारे मेथड्स जो होते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, गेट यूज़र्स से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यूज़र्स लेते हैं, और यहाँ पे कुछ फंक्शंस चल रहे होंगे, वही फंक्शन अपने लॉजिक परफॉर्म करके हमें आउटपुट देता है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं फंक्शन एक ऐप गेट करके है, और वो स्लैश यूज़र्स करने पे हमें आउटपुट देता है। ठीक है, और वो हमें कर रहा होगा रिस्पॉन्स। ये होता है एक्सप्रेस का काम। ये जो मोटा मोटा अभी तक हम लोग देखे थे कि कैसे अपना क्लाइंट रिक्वेस्ट मांगता है अपने सर्वर को और वो रिस्पॉन्स देता है। अब मिडलवेयर क्या करता है, मिडलवेयर यहाँ पे ये रोल प्ले करता है कि ये क्लाइंट है, ये जो सर्कल वाला है ये मिडलवेयर है, ये मिडलवेयर है, और ये रहा अपना सर्वर। अब ये जो सर्वर है ये फंक्शन ऐप करता है परफॉर्म। ठीक है, अब जब मिडलवेयर रिक्वेस्ट कर रहा है अपने फंक्शन ऐप को, उससे पहले क्या वर्किंग होता है वो देखते हैं। ये रहा क्लाइंट, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा होगा। अब जो बीच में जो ये कर रहा है ये चेक करेगा, ये चेक करने का काम करता है। बेसिकली एक बैरियर होता है, चेक करने के बाद ही इसको छोड़ेगा कि ये जो वर्किंग इसके पास जो भी लॉजिक आ रहे हैं वो सही है या नहीं। सिर्फ लॉजिक ही नहीं सही, ऑथेंटिकेशन भी चेक करता है। ये बहुत अच्छा काम आता है वहाँ पे जहाँ हैकर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी हो, वहाँ पे भी आप मिडलवेयर यूज़ कर सकते हो, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है वहाँ पर। ठीक है, अब ये मल्टीपल मिडलवेयर भी हो सकते हैं। क्यों, एक ही मिडलवेयर से क्यों नहीं हो सकता काम, नहीं हो सकता काम, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप एक मिडलवेयर को काम पे लगा दिए कि चलो हैकर डिटेक्शन के लिए तुम काम कर रहे हो। दूसरा मिडलवेयर क्या करेगा, ये M1 है, दूसरा मिडलवेयर चेक करेगा पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, पासवर्ड वगैरह चेक करेगा। एक तीसरा मिडलवेयर भी लगा दिए जो किसी तीसरे काम के लिए है कि एक पर्टिकुलर कुछ लोगों को एलिमिनेट करना है, या हो सकता है एग्जाम्पल के थ्रू ले लिए, तो उसको एलिमिनेट करेगा। ऐसे ही कुछ M4 होगा, वो किसी और फंक्शन के लिए, और फिर फाइनली जाके वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। अब देखो, अगर ये हैकर सिक्योरिटी पे खरे नहीं उतरता है तो ये यहीं के यहीं इसको वापस रिस्पॉन्स भेज देगा, और यहीं के यहीं ये सर्वर तक नहीं पहुंच पाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा इसका रिक्वेस्ट। अगर ये हैकर सिक्योरिटी पे खरे उतर रहा है तो ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप पे चेक होगा पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन। अगर यहाँ पे ठीक नहीं है तो ये यहीं से वापस, अगर ठीक है तो ये वापस जाएगा आगे, और ये आगे ऐसे ऐसे करके यहाँ सर्वर तक पहुँचेगा, और सर्वर फिर रिस्पॉन्स देगा अपने डायरेक्ट क्लाइंट को। ठीक है, इस तरीके से ये मिडलवेयर का काम होता है। अब मिडलवेयर के लिए, अब ये एक इसका ब्रीफ में ये समझ सकते हो, मिडलवेयर इज अ फंक्शन दैट रन्स ऑन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सर्वर। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे ही बेसिकली काम कर रहा है, जैसे हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है ऐड, बस तीन चार बैरियर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, और मल्टीपल मिडलवेयर का भी यूज़ देख लिया, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नोड जेएस के वेबसाइट पे, सॉरी npm के वेबसाइट पे, और यहाँ से देखते हैं हम लोग मिडलवेयर के कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ कुछ वहाँ से भी हमें नॉलेज मिले। ठीक है, अगर कभी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हो, और यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या अपडेट होके आया है मिडलवेयर में, और यहाँ से आप डायरेक्टली सीख सकते हो। तो यहाँ से देखते हैं मिडलवेयर के बारे में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो ये रहा मिडलवेयर, और इसके चलते हैं इंट्रोडक्शन पे, डॉक्यूमेंटेशन पे। हम्म तो मिडलवेयर गेटिंग स्टार्टेड, तो यहाँ पे सर्च करते हैं मिडलवेयर, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा किधर है, तो हियर इट इज। ऑर्गेनाइजेशन में
तो चलो डायरेक्ट सर्च करते हैं मिडलवेयर npm मिडलवेयर, यहाँ से मिल जाएगा डायरेक्ट, ये रहा यूजिंग एक्सप्रेस मिडलवेयर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये नाइट मोड, ठीक है। तो एक्सप्रेस इज अ राउटिंग एंड मिडलवेयर वेब फ्रेमवर्क दैट हैज मिनिमल फंक्शनलिटी ऑफ इट्स ओन। एंड एक्सप्रेस एप्लीकेशन इज एसेंशियली अ सीरीज ऑफ मिडलवेयर फंक्शन कॉल्स, ठीक है। तो एक्सप्रेस एप्लीकेशन हमारा जो है वो जो प्रॉपर होता है वो सीरीज ऑफ मिडलवेयर फंक्शंस पे काम करता है। विदाउट मिडलवेयर आप अपने वेबसाइट को रन नहीं कर सकते, क्योंकि इसे रिक्वेस्ट करना होता है सर्वर से। तो उस रिक्वेस्ट के बीच में जो सारे फंक्शनलिटीज हो रहे होते हैं वो मिडलवेयर कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो मिडलवेयर फंक्शंस आर फंक्शंस दैट हैव एक्सेस टू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। वही देखा हमने कि मिडलवेयर बेसिकली एक फंक्शन है जो रन कर रहा होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे, और कुछ भी नहीं होता। एक नेक्स्ट फंक्शन होता है मिडलवेयर में, जिसके हेल्प से हम लोग नेक्स्ट मिडलवेयर पे हम उछालते हैं, मतलब लेके जाते हैं अपने करंट मिडलवेयर को, ताकि हम मल्टीपल मिडलवेयर को अटैच कर सके। वो भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो उसको VS कोड पे समझते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे लास्ट वीडियो में देखा था बस एक प्लगइन के थ्रू कैसे हम लोगों ने मिडलवेयर को कनेक्ट किया था। अब हम लोग यहाँ पे अपने मिडलवेयर को अटैच करके देखेंगे, और ये इस तरीके से लिखेंगे सिंपली उसी की तरह। और किस पे काम कर रहा होता है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे। तो नीचे भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स विथ एरो फंक्शन, लेकिन यहाँ पे एक नेक्स्ट पैरामीटर ऐड होगा यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट, और इस तरीके से क्लोज, और उसका भी यूज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी के लिए चलो एक मैसेज के साथ इसको छोड़ते हैं कि हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 1, ठीक है। इस तरीके से एक रिक्वेस्ट के साथ इसको करें सेव। और हमें हमेशा स्टार्ट करना होता है अपने सर्वर को जब तक नोडबॉन्ड नहीं आता, ठीक है। तो ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है और हम चलेंगे अपने थंडर क्लाइंट पे। तो यहाँ पे जाके ये जो अपना मिडलवेयर है इसको गेट रिक्वेस्ट पे है और इसको सेंड करे। तो देखो हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 1। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट मिडलवेयर काम कर रहा है। अब देखो ये नेक्स्ट वाले, और यहाँ पे चल रहा है प्रोसेसिंग, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, लेकिन ये प्रोसेसिंग क्यों चल रहा है? सिर्फ मैसेज देके छोड़ दिया, क्यों? लेकिन इसलिए छोड़ा इसने क्योंकि जब आप यहाँ पे console.log करा दिए तो ये नेक्स्ट वाले पे मूव नहीं कर रहा है। तो इसको मूव करा के ही ये नेक्स्ट वाले पे मूव करेगा। तो तब तक ये नहीं करा रहा है यहाँ पे मूव। अब इसको नेक्स्ट वाले पे मूव कराने के लिए आप सिंपली अगर यहाँ पे नेक्स्ट कर दो और इस तरीके से और कराओ सेव और न्यू टर्मिनल, नहीं, हाँ ठीक है, इस तरीके से। और चलो आप यहाँ पर और वापस से करो सेंड। तो ये रहा आपका API डेटा आ चुका है यहाँ पर। जब तक आप अपने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं करोगे ये नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेगा। तो इसीलिए होता है कि एक मिडलवेयर तो ऊपर चल ही रहा है, दूसरे मिडलवेयर को नीचे लाने के लिए ये अलग है, ये अलग है। दूसरे को नीचे लाने के लिए आपको नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना ही होगा। आपने नहीं किया था यहाँ पर तो ये नहीं जा रहा था आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर सिंपली यहीं पर रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दे तो क्या होगा? विथ अ मैसेज, मैसेज ऐसे होगा यहाँ पर, ठीक है। और कुछ भी जैसे हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 1 इस तरीके से, और इसको करा दिए सेव और स्टार्ट। तो ये फंक्शन कॉल हो चुका है और करे वापस से सेंड। तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है हमें हेलो फ्रॉम मिडलवेयर 1। क्यों? वापस से देखते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स डॉट जेसन को आपने यहाँ पे एंड कर दिया। ये नेक्स्ट फंक्शन पे कॉल हो ही नहीं पाएगा। अब आपका मिडलवेयर यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और वो डायरेक्ट आपको मिडलवेयर 1 एज अ मैसेज दे रहा है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वाले पे मूव करना है तो आप सिंपली इसको हटाओ और नेक्स्ट कर दो, जैसे अभी हम लोगों ने देखा नेक्स्ट पे मूव करने के लिए। ठीक, कराए सेव और इस तरीके से सेंड, और आपका API डेटा आपके सामने, ठीक है। इस तरीके से आप नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कराते हो। वही यहाँ पर लिखा हुआ था, जैसे एग्जीक्यूट एनी कोड, मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, सब कर दिया, ठीक है। एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, कॉल द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इन द स्टैक। तो नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन को ज़रूर कॉल करना है नेक्स्ट पे मूव करने के लिए। अब देखो मेक चेंजेस टू रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इसको भी देखेंगे। तो अभी देखो
ये हो गया आपको नेक्स्ट पे मूव कराने के लिए। अब जो ये पॉइंट था कि मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप चाहो तो इसमें कुछ फंक्शनलिटीज़ को चेंज करो अपने फर्स्ट मिडलवेयर में, और वो आपके सेकंड मिडलवेयर में रिफ्लेक्ट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सेम मिडलवेयर यहाँ से लेते हैं, कॉपी करते हैं और दूसरा मिडलवेयर बनाते हैं। एक तो है ही, और ये दूसरा रहा, ठीक। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रिक्वेस्ट बॉडी में हमें को चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा? फॉर एग्जांपल आप यूज़र नेम चेंज कर दो, रिक्वेस्ट डॉट माई यूज़र नेम, और इसको रख दो यहाँ पर शिवा, और ये आपने फर्स्ट मिडलवेयर में चेंज करा है। और ये रहा आपका नेक्स्ट मिडलवेयर, इसको दे दो मिडलवेयर 2, और इसमें आप अपने फर्स्ट मिडलवेयर के प्रॉपर्टीज़ को कॉल कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट माई यूज़र नेम, इस तरीके से, और वो रिस्पॉन्स करेगा। अब इसको यहाँ पे कर दो ख़त्म, कि हमें नेक्स्ट वाले पे मूव नहीं कर रहा है, मेरा हो चुका है यहाँ पर। और रिक्वेस्ट डॉट, उससे पहले रिटर्न करना होगा आपको, रिटर्न रिक्वेस्ट डॉट विथ अ मैसेज सेंड कर दो, यहाँ पे इसको रहने दो। और विथ अ मैसेज सेंड करने के लिए इस तरीके से करो सेव। तो ये सर्वर स्टार्ट, और चलो अपने मिडलवेयर पर और करो स्टार्ट। तो ये मैसेज के साथ ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप जो फर्स्ट मिडलवेयर में जो भी प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे थे, जो कि रिक्वेस्ट बॉडी के फॉर्मेट में था, वो सेकेंड मिडलवेयर में अटैच होके आ रहा है। तो मतलब फर्स्ट मिडलवेयर का प्रॉपर्टी सेकेंड मिडलवेयर में, इस तरीके से आप चेंजेस भी कर सकते हो। जो ये आपका पॉइंट था कि मेक चेंजेस टू रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स, तो ये आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करके आप दूसरे मिडलवेयर में रिफ्लेक्ट करा पा रहे हो। एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को आप एंड भी कर रहे हो विद द मैसेज हे, जो आपके एपीआई कॉल पे यहाँ दिख पा रहा होगा। ये रहा, हे मैसेज के साथ ये एंड हो रहा है आपका रिस्पॉन्स साइकिल, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे काम कराते हो अपने मिडलवेयर में। अब मिडलवेयर के को डेप्थ में देखने के लिए, ये तो था कि मिडलवेयर कैसे बनाते हैं, मल्टीपल मिडलवेयर कैसे बनाते हैं, उसके फंक्शनलिटीज़ क्या है, ये सब हमने यहाँ पे देखा। अब चलते हैं किसी और टॉपिक के साथ आगे। मिडलवेयर हमारे प्रोजेक्ट में भी यूज़ होने वाला है, क्योंकि ये एसेंशियल पार्ट होता है एक्सप्रेस.js का। तो इसे हम आगे भी देखते रहेंगे अपने प्रोजेक्ट टाइम पे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं HTTP हेडर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो HTTP हेडर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेम उसी एग्जांपल की तरह, एक हमारा जो ये समझ लो कि ये अपना सर्वर है, ठीक है, और ये है क्लाइंट। क्लाइंट क्या कर रहा होता है, हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा होता है। इस बार क्या है कि क्लाइंट ईमेल सेंड करेगा अपने सर्वर को, और जब वो सर्वर रीड करेगा तो वो इन रिटर्न उसको ईमेल के कुछ पार्ट्स रिटर्न करेगा, मतलब पूरा ईमेल रिटर्न करेगा विथ बॉडी एंड रिस्पॉन्स। और ईमेल में होता क्या है, ईमेल में होता है, जैसे ये ले लो, ये मेल है, इसमें रहते हैं फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है, टू कहाँ जा रहा है, ठीक है। और जब आप इसको ऐसे देखते हो तो इसमें कंटेंट टाइप भी लिखा रहता है, जैसे कंटेंट टाइप ये आपका जेसन फॉर्मेट है कि कोई और फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये जो भी पार्ट है फ्रॉम टू कंटेंट, ये सब कहलाते हैं ईमेल के हेडर्स, ठीक है। और इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी ईमेल के अंदर, वो कहलाएंगी डेटा, ठीक है। तो ये मेल के कंटेंट टाइप होते हैं। और जब इन रिस्पॉन्स क्लाइंट जो अपना रिप्लाई कर रहा होता है सर्वर को, जब भी आप ईमेल का रिप्लाई कर रहे होते हो तो वो सर्वर के पास जाता है, और फिर सर्वर को अपने रिक्वेस्ट को फिच करके वो आपको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका HTTP हेडर काम करता है, और ये होता है HTTP हेडर। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो जैसा गूगल बोलता है कि HTTP हेडर्स रिप्रेजेंट द मेटा डाटा रिप्रेजेंटेड associated with the API request and response। तो ये API रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे काम करता है, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये API को रिक्वेस्ट कर रहा है और रिस्पॉन्स आ रहा है। तो और विथ कंटेंट, डेटा एंड हमारे हेडर्स, ठीक है। इस तरीके से HTTP हेडर्स होता है।
और हेडर्स क्या करता है, हेडर्स कैरी इंफॉर्मेशन फॉर द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बॉडी। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो भी चल रहे होते हैं, इसके जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको कैरी करता है हेडर्स। तो अगर हम इसके डॉक्स पे जाएं तो यहाँ पे देख सकते हो कि हेडर्स, ये तो हो गए अपने स्टेटस कोड्स, ये हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने वीएस कोड पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेडर्स। तो हेडर्स को लिखने के लिए आप अगर इसका उससे पहले एग्जांपल देखना चाहो तो क्या करो कि एक प्राइवेट विंडो ओपन करो। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये नहीं, प्राइवेट विंडो चाहिए, ठीक है। तो एक प्राइवेट विंडो ओपन करो और यहाँ पे जाओ यूट्यूब पे। तो हेडर्स का एग्जांपल हमें यूट्यूब बताएगा। वो क्या है कि जैसे, हाँ, तो यहाँ पे आप करो इंस्पेक्ट और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पे अगर आप नेटवर्क में जाओ तो नेटवर्क में यहाँ बहुत सारे हेडर्स चल रहे हैं। ये जो आपको नेम दिख रहे हैं ये सारे हेडर्स हैं। यूट्यूब .com ये फेच कर रहा है। तो इसमें हम जाएंगे www.youtube.com। तो यहाँ पे हमें दो हेडर्स दिख रहे हैं, एक रिस्पॉन्स हेडर्स, एक रिक्वेस्ट हेडर। रिस्पॉन्स हेडर्स के अंदर जाए तो अभी 0 है, और रिक्वेस्ट हेडर्स यहाँ पे दो चीजें दिख रहा है, एक यूजर एजेंट कि कौन से एजेंट पे काम कर रहा है। एजेंट मतलब आपका इन्वायरमेंट, ये मोजिला है, और फिर ये रिफर है। तो इस तरीके से अगर youtube.com पे जाओ तो यहाँ पे भी आपके 20 रिस्पॉन्सेस हैं। और वो रिस्पॉन्सेस क्या है कि एक्सेस कंट्रोल, क्रेडेंशियल्स क्या है, कैच कंट्रोल क्या है, ये सब सारी चीजें हैं, डेट क्या है, एक्सपायर्ड, सारी चीजें, ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। वैसे ही आपका रिक्वेस्ट फॉर्मेट भी है। तो इस तरीके से ये आप अपने हेडर्स को देख पा रहे हो, और ये 301 पे परमानेंटली मूव कर रहा है। तो इस तरीके से ये आपका YouTube हेडर था। अब आप अपने हेडर को देखो, अब अपने सर्वर पे जाओ और इस रिक्वेस्ट पे करो सेंड, ठीक है। तो उससे पहले हमें जाना होगा अपने पोस्ट रिक्वेस्ट पे। तो पोस्ट रिक्वेस्ट चल ही रहा है यहाँ पर, तो इसी पे चलते हैं और करते हैं सेंड। तो हेडर्स के अंदर गए तो यहाँ पे हमें मल्टीपल हेडर्स दिख रहे हैं, एक्स पावर्ड बाय, जिसकी वैल्यू एक्सप्रेस है। अब ये है ना बेसिकली एक्स पावर्ड बाय, ये आप समझ सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए इसने दे रखा है, वो एक्सप्रेस है। और कंटेंट टाइप क्या है अपना, HTML फॉर्मेट, तो ये HTML फॉर्मेट दे रखा है जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा। और कंटेंट लेंथ क्या है, 3 है, 3 का लेंथ है। ई टैग, वैसे डेट, कनेक्शन, ये सब चीजें दे रही है यहाँ पर। तो ये आपके हेडर्स के अंदर इंक्लूड होता है। अब आप अपना खुद का हेडर बनाना चाहो तो वो कैसे करोगे, तो उसके लिए आप अपने चलते हो VS कोड पे और लिखते हो सिंपली रिक्वेस्ट। तो अपने इसी API पे चलो, और जैसे आपका ये API है, और API/users वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो कि रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर्स, ये आपका एक न्यू हेडर सेट करेगा, और वो किसी नेम से दे दो, जैसे माई नेम, ठीक। और तो ये आपने हेडर सेट कर लिया। अब आप जो है इसको करो सेव, करो रीस्टार्ट, और next.js सर्वर स्टार्ट। तो आप चलो मूव ऑन करो इस पे, और ये आपका हेडर है, और ये करो सेंड। अगर आप यहाँ पे सेंड कर रहे हो तो इस पे करो API/users पे, और चलो हेडर्स पे। हेडर्स में यहाँ पे देख पा रहे हो कि अभी भी यहाँ पर नहीं आया। तो आपका रिक्वेस्ट क्या था, API/users, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हेडर को सेट भी कर लिया था, तो फिर भी यहाँ पे हेडर नहीं आया। तो यहाँ पे ये एक चीज देख पा रहे हैं हम लोग कि ये जब यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड है तो ये इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो यहाँ पे हमें लगाना होगा नेक्स्ट कीवर्ड, थोड़ी देर पहले ही देखा था। ये नेक्स्ट कीवर्ड क्या करेगा, अब हमें नेक्स्ट अपने मिडलवेयर पे मूव करने के लिए हेल्प करता है। इसके बिना ये नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर ही नहीं पा रहा था, दैट्स वाई ये यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा था। अब ये इजिली इसको शो कर पा रहा होगा अगर हम सिस्टम को करें रीस्टार्ट, और index.js, और वापस से करें APIs को कॉल। तो यहाँ पे क्या है, 500 इंटरनल सर्वर एरर, तो रीड इज नॉट डिफाइंड,
हमें ये रिस्पॉन्स करना होगा, रिस्पॉन्स, और इसको करें सेव, वापस से रीस्टार्ट। ठीक है, अब करेंगे एपीआई रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमें दिख पा रहा है माई नेम इज शिवा। तो ये एक कस्टम जो अपना हेडर है वो बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसको देखो तो ये आपके जो रिस्पॉन्स हेडर्स ऑलरेडी बने हुए हैं उसके बीच में ये अटैच हो चुके हैं आपके। तो इस तरीके से आप खुद के हेडर्स भी बना सकते हो। तो ये रहा आपका रिक्वेस्ट हेडर्स का पार्ट। जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ये एक्सेप्ट एज अ स्लैश फॉर्मेट्स का मतलब होता है कि किसी भी तरह से हो, स्लैश वैल्यू हो, और उसके बाद वो आप रिस्पॉन्स उस तरीके से फेच करोगे। ये यूज़र एजेंट है जो कि थंडर क्लाइंट काम कर रहा है इसके पीछे, जो भी एपीआईज कॉल हो रहे हैं। तो वो हमें नहीं दिखा रहा, बस www.thunderclient.com करके दिखा रहा है। तो ये रिक्वेस्ट पार्ट है और ये रिस्पॉन्स पार्ट है। रिस्पॉन्स का हेडर्स ये रहा जो सारी चीज़ें हमें दिखा रहा है। अब अगर आप क्या करो कि ये आपका माई नेम जो शिवा है, ये आपका लग रहा है कि ये बिल्ट इन यू आपका हेडर है, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि ये हमारा बिल्ट इन हेडर की तरह दिखे। तो आप इसके आगे x लगा सकते हो, जैसे कि x पावर्ड बाय यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब होता है ये बिल्ट इन नहीं है, ये आपने बनाया है, ये आपका खुद का हेडर है। तो आप कुछ नहीं करोगे, बस इसके आगे x लगा दोगे, और इससे क्या लगने लगेगा कि ये आपने बनाया है, ये सिस्टम का बिल्ट इन हेडर है ही नहीं। तो ये आपका ये कस्टम हेडर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हेडर्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने देखा। अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हो कि कितने हेडर्स होते हैं, टाइप्स, कितने टाइप्स के हेडर्स होते हैं, तो आप यहाँ से सिंपली सर्च कर सकते हो हेडर्स npm में एक एमडीएन डॉक होता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये रहा, इसके डॉक्स में बहुत अच्छे से लिखा होता है। तो यहाँ पे आप जाओगे और देख सकते हो कि हेडर्स में बहुत तरीके के होते हैं। हेडर्स डॉट अपेंड, डिलीट, एंट्रीज, ये सारे हेडर्स हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे हेडर्स हैं ये सारे। इन सबको भी हम लोग यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट में। तो अगर आपको कहीं पे ये यूज़ करना होगा तो आप यहाँ से देख के सीख के कर सकते हो। तो हेडर्स इतने टाइप के होते हैं, बहुत सारे हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने हेडर्स देखा। अब हम लोग देखते हैं स्टेटस कोड्स क्या होता है, और स्टेटस कोड्स लिखते कैसे हैं वो हम लोग अभी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि HTTP स्टेटस कोड्स क्या क्या होते हैं। अब स्टेटस कोड्स को देखने से पहले हम लोग अपने सिस्टम में नोडमॉन इंस्टॉल कर लेंगे ताकि बार बार हमें स्टार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए npm install नोडमॉन। तो ये क्या करेगा, जब भी हम अपने कोड में कोई चेंजेस करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके विदाउट फर्दर रीस्टार्टिंग आवर सिस्टम और कोड हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके दिखाई दे देगा। तो उसके लिए हमें अपने package.json फाइल में यहाँ पे क्या करना होगा, नोडमॉन, ठीक है, index.js। अब हम सिंपली करेंगे npm स्टार्ट। तो ये हमारे सर्वर को हमेशा स्टार्ट ही रखेगा। अब अगर हम यहाँ पे जैसे कोई चेंज करके देखें, जैसे लाइक दिस, ये तो खैर हमारे इस तरीके से करेंगे, कुछ वैसे डेटाज में चेंज जैसे अभी हम करके देखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट कर लेगा, हमें न्यू स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि HTTP स्टेटस कोड्स क्या क्या होते हैं। तो ये हमारे ये सब कोड्स है, जैसे आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो और वो सर्वर फेल होता है उसका, या वहाँ पे वो डाटा नहीं दिखा रहा होता है, तो वो हमें 404 नॉट फाउंड ऐसा करके बहुत जगह आता है कि एरर 404 नॉट फाउंड। तो ऐसे एरर स्टेटस कोड से तो हम लोग हैं कि जानकार हैं कि हमें वो स्टेटस कोड मिल गए। लेकिन कुछ ऐसे स्टेटस कोड्स हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है और वो डे टू डे लाइफ में नहीं मिलते हैं। एज अ डेवलपर वो आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप एक यूजर की तरह जाते हो तो वो आपको नहीं दिखेंगे। तो जब आप डेवलपर हो तो आपको उन सब स्टेटस कोड्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि HTTP response status code indicates whether a specific HTTP request has been successfully completed। ये हमें ये बताता है कि आप जो भी स्टेटस रिक्वेस्ट कर रहे हो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए बहुत सारे पार्ट्स हैं, इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेस 100 टू 199 के बीच में इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेस होंगे। जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड HTTP रिक्वेस्ट होंगे वो इसके अंदर लाई करेंगे। अगर कोई सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हो रहा है, आपका वो रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है और आपको शो करना है कि वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो 200 से
299 के बीच में ही लाई करेगा। अगर कोई रीडायरेक्शन मैसेजेस है तो 300 टू 399। वैसे ही क्लाइंट एरर, सर्वर एरर मैसेजेस, इन सब के बीच में। अब सर्वर एरर रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब आपका सर्वर फेल होता है, आप किसी डाटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो, जैसे मोंगोडीबी, उससे कनेक्ट कर रहे हो और उससे कनेक्ट नहीं कर पाए, तो वो एक सर्वर एरर रिस्पॉन्स के बीच में आएगा। तो वो 500 स्टेटस कोड शो करेगा, ठीक है। और क्लाइंट एरर, जब क्लाइंट की तरफ से कोई एरर आए तो वो आपको 400 शो करेगा, 400 टू 499, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर स्टेटस कोड्स हमें दिख पा रहे हो तो वो कैसे दिखेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने API/users पे और यहाँ पे करेंगे सेंड। तो यहाँ पे 200 ओके दिख रहा है, ठीक है। तो ये 200 कहाँ पे लाई करता है हमारे, ये 200 हमारे रहते हैं सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। मतलब जो भी आप API कॉल कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो पा रहा है, इसीलिए आपको 200 ओके रिस्पॉन्स शो कर पा रहा है। और ये देख पा रहे हो आप, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जा रहा है, आपका न्यू सर्वर स्टार्ट हो जा रहा है विदाउट एनी नोड index.js। आप node1 इंस्टॉल करो और वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को रीस्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पे स्टेटस कोड्स बनाओ, आप खुद से बनाओ और उसको शो कराओ, तो वो कैसे करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और उसके अंदर जो भी 201, जैसे कि 201 क्यों होता है, 201 होता है सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स के लिए। तो यहाँ पे आप कर दो जेसन, इसको कराओ सेव। तो देखो ये सेव हो चुका है। और अब आप चलोगे अपने सर्वर API टेस्टिंग पे और यहाँ पे करोगे सेंड। तो ये यहाँ पे बता रहा है 200 ओके। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने जो भी स्टेटस कोड्स हैं यहाँ से इनको करना होगा कॉपी। तो ये तो सही है कि स्टेटस कोड्स यहाँ से पास हो रहे हैं 201 डॉट स्टेटस, और सक्सेसफुल का मैसेज है, सक्सेस है। और जब आप यहाँ पे विजिट करते हो तो आपको ये 200 नहीं, ये आप कौन से मेथड में देख रहे हो, पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट मेथड में जाना होगा, सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं। तो 201 क्रिएटेड। तो 201 जो आपका स्टेटस कोड है वो क्रिएशन के लिए है। जैसे यहाँ पर देखो तो नीचे जाओ, 201, ये रहा, द रिक्वेस्ट सक्सीडेड एंड अ न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट। दिस इज टिपिकली द रिस्पॉन्स सेंट आफ्टर पोस्ट रिक्वेस्ट और सम पुट रिक्वेस्ट। तो ये तब क्रिएट होगा जब आप क्रिएटेड रिक्वेस्ट को कॉल करो, जैसे पोस्ट किसी नए यूजर को क्रिएट करता है, तब आपको ये 201 स्टेटस शो होगा, जैसे यहाँ पे दिख पा रहा है। तो इस तरीके से आप एक स्टेटस कोड खुद से बनाए और उसको कॉल करा के दिखाए। और अगर आप यहाँ पे फर्दर कुछ काम करना चाहो तो वो कैसे करोगे, जैसे कि आप कुछ रिक्वेस्ट यहाँ से करो कॉपी, और यहाँ पे आप दिखाना चाहो तो उसके लिए आप सिंपली करोगे इफ। अगर हमारा बॉडी का कुछ एलिमेंट है और वो हमें यहाँ पे दिखेगा, बॉडी का कुछ एलिमेंट है या बहुत सारी चीज़ें होंगे, यहाँ पे आप देखो तो गेट रिक्वेस्ट में जाओ, यहाँ से गेट सेंड, एरर दिखा रहा है। तो ये एरर दिखाना नहीं चाहिए वैसे। API/users, ये भी पोस्ट रिक्वेस्ट है, चलो ये तो कोई और रिक्वेस्ट है, इसको करो कैंसिल। API/users में हमें रिस्पॉन्स एरर्स में एरर दिखा रहा है। तो एक बार चलते हैं वापस अपने index.js पे। वो अच्छा, ठीक है, इसको पहले बैक करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें सर्वर को स्टार्ट करना होगा और हमें गेट रिक्वेस्ट पे कॉल करना होगा। गेट किए, अब देखो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ दिखा रही है। रिस्पॉन्स में हमें क्या दिखा रहा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, होम एड्रेस, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे दिखा रहा है। हेडर्स में देखो तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। और तो रिस्पॉन्स में ये सारी चीज़ें आ रही है, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर। तो एक दो तीन तीन छह चीज़ें, ठीक है। अब इन छह चीज़ों को हमें यहाँ पे दिखाना होगा बाय। अगर इनमें से कोई भी छह चीज़ में से एक भी मिसिंग है तो हमें रिस्पॉन्स नहीं शो करना चाहिए। कुछ ऐसा लिखते हैं, तो उसके लिख लेंगे इफ नॉट बॉडी, ठीक है, या और, ठीक है, बॉडी डॉट क्या था अपना, फर्स्ट नेम ना, पहला था फर्स्ट नेम और दूसरा था बॉडी डॉट लास्ट नेम था शायद, बॉडी डॉट लास्ट नेम,
और भी बहुत सारे थे, जैसे एक बार देख लेते हैं। बॉडी डॉट लास्ट नेम, आईडी भी था एक, उसको नहीं भूल सकते। तो आईडी यहाँ पे थे, बॉडी डॉट आईडी कर देते हैं, डॉट आईडी। तो और भी थे, ईमेल जेंडर होम एड्रेस, ईमेल जेंडर होम एड्रेस। तो बॉडी यहाँ से नहीं, यहाँ पर, तो बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है, बॉडी डॉट जेंडर, बॉडी डॉट होम एड्रेस। इस तरीके से ये आपके जो भी हैं इफ स्टेटमेंट, अगर ये फुलफिल होता है तो हमें एक रिस्पांस देना चाहिए, जो किस तरीके से होगा, रिटर्न रिस्पांस डॉट स्टेटस कोड शो करेगा, जो कि होगा 400, और वो एक मैसेज के साथ साथ शो करेगा, और वो मैसेज होगा ऑल आइटम्स मैच्ड। इस तरीके से कर देते हैं, ऑल आइटम्स मैच्ड, और ये हमारे रहेगा स्ट्रिंग में, तो इस तरीके से मैसेज है ना। हम्म, इसको करें सेव, और सर्वर स्टार्ट, चले अपने, ये था पोस्ट रिक्वेस्ट पे, तो पोस्ट रिक्वेस्ट पे ये गए और करे सेंड, तो मैसेज ऑल आइटम्स मैच्ड। तो ये दिखा रहा है 400 बैड रिक्वेस्ट। अगर इसमें से हमारा कुछ भी मिसिंग हुआ, जैसे आप कर दो मिसिंग बॉडी डॉट आईडी को, और इसको कराओ सेव, और चलो अपने पोस्ट रिक्वेस्ट पे करो सेंड, ऑल आइटम्स मैच्ड। अगर हमारा इस समय से कोई भी आइटम मैच हो जा रहा है तो ये हमें ये एरर दिख 400 रिस्पॉन्स शो करेगा, अगर इसमें से कोई भी दिखा दे रहा है तो। लेकिन अगर इसमें से कोई ना दिखाई दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस, ठीक है, अगर आप करो तो फिर से ऑल आइटम्स मैच्ड, क्योंकि ना ये और में दे रखा है ये सब चीज़ें, कि अगर इसमें से कोई भी दिखाई दे तो 400 मैसेज शो करो और ऑल आइटम्स मैच्ड। तो ऐसे ही आप अगर चेक कराना चाहो तो एल्स केस में लगा के कुछ मैसेज मैसेज शो कराओ, तो वो वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि आप स्टेटस कोड से वो फैमिलियर हो जाओ, और वहाँ पे जो भी चीज़ें हमारी, अगर प्रोग्रामिंग के दौरान या डेवलपमेंट के दौरान कोई एरर आता है तो वो वहाँ पे आप इतना फैमिलियर रहो कि किस टाइप का एरर है और ये किस तरह का स्टेटस कोड शो कर रहा है। तो उसके बाद आप उससे डील कैसे करोगे वो आपके उस पर डिपेंड करता है कि कैसे आप उससे डील करोगे। तो वैसे ही करके अगर आप नीचे जाओ तो यहाँ पे देखो 30 में जाते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, मल्टीपल चॉइसेस, मतलब रीडायरेक्शन मैसेजेस का एरर है ये, मतलब स्टेटस कोड है, और क्लाइंट एरर मैसेज है। तो इसका देखना है कि द सर्वर कैन नॉट और विल नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट ड्यू टू समथिंग दैट इज परसीव्ड टू बी अ क्लाइंट एरर। तो ये 400 जो अभी मुझे आया था यहाँ पर एरर 400 रिक्वेस्ट, ये क्लाइंट एरर मैसेज का ही था, ठीक है। और अनऑथराइज्ड 401, मतलब अगर आप कभी यूज करो तो अगर आपका ऑथेंटिकेशन फेल होता है तो 401 अनऑथराइज्ड केस करके स्टेटस कोड शो होगा। और पेमेंट रिक्वायर्ड, ये दिस रिक्वायर्ड इज फॉर फ्यूचर यूज, ये फ्यूचर यूज के लिए अभी तो काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कि पेमेंट वेरिफिकेशन फेल हो, कंटिन्यू लॉग क्रेडेंशियल्स फेल हो, तो ये 402 पेमेंट रिक्वायर्ड मेथड आएगा। वैसे करके ये 404 का देख लेते हैं, ये अपना फैमिलियर एरर, ये बहुत सारे यूजर्स को भी दिखाई देता है जब आपका यूआरएल काम ना करे या कोई एपीआई रिक्वेस्ट गलत हो जाए, वो सही से रिक्वेस्ट नहीं कर पाए, तो ये एरर आपको जनरली दिखता है, एरर 404, ठीक है। और 500 पे जाओ तो 500 पे देखो सर्वर एरर रिस्पॉन्सेस, ये मनाओ कि आपको नहीं आए 50 इंटरनल सर्वर एरर, ये तब आता है जब आपका प्रॉपर डाटाबेस लिंक ना हो या कोई कोई इंटरनल सर्वर एरर आ जाए, तो वो आपको डील करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे ही करके, तो ये सब एरर आपके इसके अंदर आते हैं, तो इन सब एरर से आप अभी तक फेमिलियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं, और जब प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो अगर उसमें आपको स्टेटस कोड आए तो आप उससे डील कैसे करोगे ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है डेटाबेस।
अब डेटाबेस लिंकिंग देखेंगे। डेटाबेस जो यहाँ पे हम पार्टिकुलरली यूज करने वाले हैं वो है मोंगोडीबी। आप एसक्यूएल भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे अगर मोंगोडीबी भी यूज करोगे तो कोई बात नहीं, वो यूज कर सकते हो यहाँ पे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें।